वो देखेगा सॉल्यूशन चैप्टर का लेवल काफी ज्यादा है उसके, अगर क्यों किसी ने क्वेश्चंस देखे हों इसके, देखे होंगे, और नहीं तो क्लास में भी करवाती हूँ, आपको पता लग जाता होगा। तो मतलब जो अगर मैं 4-5 साल की बात करूँ ना, तो उसमें सॉल्यूशन के क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे थे एज कम्पेयर टू जो भी 2024 में पूछा है। अगर वो 2024 वाले ही पैटर्न को फॉलो करते हैं तो देखो आसान क्वेश्चन आएगा, तुम आराम से कर लोगे, आराम से। बट अगर मान लो, क्योंकि एनटीए का इतना पंगा चल रहा है तुम लोगों को पता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वो लेवल अप कर दे केमिस्ट्री का। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना सारे बच्चे? तो कंपैरेटिवली केमिस्ट्री इजी ही रहेगी, नो डाउट, फिजिक्स और मैथ से। बट इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि ये 5 साल, जो पिछले 4-5 साल में क्वेश्चन आए हैं ना सॉल्यूशन चैप्टर के, वो कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, ना ही वो सॉल्यूशन का छोड़ेगा, इलेक्ट्रो का, केमिकल काइनेटिक्स का। ये तीनों चैप्टर ना बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगी ना, इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से भी तुम बोलो केमिकल काइनेटिक्स में से एक क्वेश्चन ही आया है इस बार भी 2024 में, एक ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं, एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन, और चैप्टर बहुत बड़ा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि सॉल्यूशन पे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बहुत क्वेश्चन की रिग्रेस प्रैक्टिस करनी है, ठीक है मेरा बेटा? क्योंकि ना हमें यहाँ पे ना थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मेहनत तो तुम लोग कर रहे हो, आई नो दैट, लेकिन मेहनत के साथ साथ थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्टली चीजों को देखना पड़ेगा, स्मार्ट स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो वो आपको ये देखना पड़ेगा केमिस्ट्री में मेरा बेटा, कि केमिस्ट्री में आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या क्या करके चली जाऊं या चला जाऊं कि मेरे 70+ या 80+ स्कोर तो आ ही जाए। उस तरीके की आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, वो होनी चाहिए तुम लोगों के पास। तो वो मैं बता देती हूँ आपको, ध्यान से सुनना। ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो आप कतई नहीं छोड़ सकते 11th क्लास के? 12th क्लास तो आप मेरे साथ कर रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ, चलो ठीक है मेरा बेटा? तो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो, और मैं आपको ये बता रही हूँ कि सबसे पहले, आप लोगों ने मुझे अभी बोला कि 11th का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन जो मैं चैप्टर बोल रही हूँ आप स्टार्टिंग वहीं से करोगे। समझ में आ गई सबको? यस मैम। तो एक बार ना सारे बच्चे ना जल्दी से अपनी नोटबुक निकाल लो। 11th के वो चैप्टर जो आपको सबसे पहले करने हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार बेटा जल्दी से लिखो। सबसे पहला मोल कॉन्सेप्ट है बेटा, हर शिफ्ट में 2 सवाल आ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट से, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं। मोल कंसेप्ट को करोगे और पूरा अच्छे से करोगे, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज यील्ड, ये वाले सारे टॉपिक, एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये सब। और आजकल तो क्या हो रहा है ना, एनटीए मतलब तुम्हारा जेई में क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल के क्वेश्चन जो है मिक्स होके आ रहे हैं। दिव्यांश तुम सुन रहे हो बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? दिव्यांश क्लास में है बेटा? ओके, नहीं है। क्रिश, कृष्णा, आयुष, सिल्की? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अभी क्या है, ऑर्गेनिक देखो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी वो वाले क्वेश्चन नहीं करोगे तुम। पहले तो ये लिखो, मोल कंसेप्ट को करना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेटा रट डालो चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ना मेरा बेटा 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम आजकल इतना पॉपुलर हो गया, नीट में तो नहीं हालांकि इतना, लेकिन जेई में पता नहीं बहुत प्यार है स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर से। ये तुम्हें नहीं छोड़ना मेरा बेटा किसी भी हाल में, ठीक है? 2 चैप्टर हो गए। एक चैप्टर लिखिए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से 3 सवाल आए इस बार जेई में। ठीक है मेरा बेटा, केमिकल बॉन्डिंग नहीं छोड़ोगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में ना, जो केमिकल बॉन्डिंग के कुछ पोर्शन है वो तुम्हारे उसमें भी आते हैं, पी ब्लॉक में भी आते हैं। अब फिर बच्चे बोलते हैं पी ब्लॉक में तो मैम पूरा है ही नहीं पी ब्लॉक सिलेबस में। वो कहेगा एग्जामिनर क्यों नहीं है केमिकल बॉन्डिंग में, लो भाई मैंने दे दिया। केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट, एंड तुम्हारा वो क्या बोला मैंने, एक कौन सा चैप्टर बोला अभी मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? उसके अलावा एक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, एक जीओसी और एक हाइड्रोकार्बन। पहले आप ये कवर करेंगे। अगर इतना आप कवर कर लेते हैं ना मेरा बेटा, तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर बन जाता है 11th क्लास से। इक्विलिब्रियम किसी को बेकार लगता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में हो जाएगा। पहले ये चैप्टर्स तुम लोगों के लिए जरूरी है। सारे ये चैप्टर के क्लास नोट्स आपके बने होंगे, नहीं बने पड़े हैं
तो मुझे बता देना, मैं मॉड्यूल प्रोवाइड करा दूंगी। और लेक्चर्स देखने तो देख लेना, मैं मेरे सारे पढ़े हैं। और इसके जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन चैप्टर को निपटा देना, पहले ही बोल रही हूँ मैं आपको। लास्ट में मेरा बेटा जीओसी और हाइड्रोकार्बन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे 4-5 महीने तुम्हें हो जाएंगे ना, तो तुम्हें मैं सिलेक्टिव टॉपिक बताऊंगी कि ये कर जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बट अभी मैं वो नहीं बताऊंगी, अभी पहले आपको जो ये बोला है वो कर, ठीक है। एनसीईआरटी को कोई नहीं छोड़ेगा, एनसीईआरटी इज मस्ट, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जेई एडवांस के क्वेश्चन भी तुम्हारे एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक्स मतलब एनसीईआरटी से बनते हैं। एनसीईआरटी कोई भूल के भी नहीं छोड़ेगा, समझ रहे हो। मैं आपको बेटा रेफरेंस बुक इसलिए नहीं बता रही हूँ, वैसे आपको लेनी है तो मैंने उसके लिए नरेंद्र अवस्थी बता रखी है, एमएस चौहान प्रैक्टिस के लिए बता रही है, बट मुझे पता आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप इतना भी कर लेते हो ना, जो डीपीपी मिल रहे हैं क्लास नोट्स में, जो क्वेश्चन स्पेशली टीचर ला रहा है बहुत है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, निकाल जाओगे। तो ये बात मेरी फॉलो कर लेना। मैं अब तुमसे 20-15 दिन बाद दोबारा तुमसे पूछूंगी कि बेटा कितना कवर किया 11th का, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आज के टॉपिक से। ऑस्मोसिस, जिसमें हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने वाले हैं, एंड वॉन्टो फैक्टर भी आज हम ट्राई करेंगे, हो जाएगा। नहीं होगा तो कल कर लेंगे। कल हमारा एक छोटा सा टॉपिक है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि हेनरीज लॉ से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो यानी कि कल वाला सेशन हमारा ज्यादा किस पे होगा, न्यूमेरिकल फोकस होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा। क्लियर है सभी को मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। आज कौन नहीं आया? कोई तो नहीं आया, ठीक है। एक बार बस मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो बेटा। सेकंड ऑप्शन 3 है, प्लीज मुझे एक बार ये क्वेश्चन करके दिखा दो बेटा। उसमें कितनी स्ट्रेंथ रहती है मैथ्स और फिजिक्स में? 20-22 बच्चे ही आते हैं क्या? बहुत कम है। निहारिका? मैम फिजिक्स में तो इससे भी कम होते हैं। अच्छा जी, कितने आते हैं? इतनी रेंज रहती है मैम 20 के आसपास। यस मैम। अरे अपने को क्या ना, जितने कम बच्चे उतना टीचर का ज्यादा फोकस है ना। है ना, मानते हो ना ये बात? यस मैम। चलो एक बार ट्राई करो मेरा बेटा, फिर मैं करवाती हूँ। क्वेश्चन को समझो, क्या पूछ रहा है वो। वेरी गुड दिव्यांश। दिव्यांश कहाँ थे? आवाज नहीं आ रही थी तुम्हें मेरी? मैम इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड कर रहा था। अरे बाबा, मेरे मेरे क्लास के टाइम मत क्या करो। मैम रियली इम्पोर्टेंट थी। अरे मजाक कर रही हूँ, हाँ आई नो इम्पोर्टेंट होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हो गया ना कॉल। हाँ जी मैम। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, कौन करेगा? आयुष तुम करोगे क्या? स्टार्ट करोगे? आयुष कुछ समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन को देख के देखो एक बार क्या बोल रहा है वो। इशिता, यू वांट टू ट्राई बेटा? क्या हो गया आज सबको? आज क्या हो गया? ठीक हो ना सबके सब? दिव्यांश बताओ। यस मैम। बताओ। मैम इसमें पहले उसमें 4% लिखा है, तो मैम मैंने 4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होता है। वेरी गुड। तो मैम उसी के हिसाब से करा था मैंने 4/100। हाँ हाँ और उसका मोलिकुलर मास एक्स का मैंने ए मान लिया। हाँ स्प्लिट करा था मैम 12/100 और उसका एक्स मान लिया था मैंने वाई हाँ का। हाँ, तो ऐसे इक्वेट करने में मैम 3 आया था। ठीक है, ओके। और किसी ने किया था? निहारिका, सिल्की? यस मैम। मैम 3.27 आ रहा पर हम देंगे ना। तभी आई गेस तुम लोग कंफ्यूज हो गए होगे। 3.2 समथिंग आ रहा था, तो आंसर आप सोच रहे होगे कौन सा होगा।
यस मैम। ग्रेट। देखो दिव्यांश ने बिल्कुल सही बोला। सबसे पहले ना आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पकड़ना है। स्टेटमेंट क्या बोलती है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 4% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्स, यानी कि वो बोल रहा है 4 ग्राम ऑफ एक्स कितने में प्रेजेंट है, 100 ग्राम में। ठीक है जी। यस मैम। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 96 ग्राम। ऐसे ही दूसरे में आओ, 12 ग्राम कितने में प्रेजेंट है, 12 ग्राम वाई 100 ग्राम में, है ना मेरा बेटा, प्रेजेंट Yes. 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटो, 88। चलो आगे बढ़ो। आगे उसने क्या बोला है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो इन दोनों के बराबर है, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के क्या है, बराबर है। तो कर दे फिर बराबर एक्स का और वाई का। यस मैम। ठीक है, ये क्या होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा, के एफ इंटू मोलैलिटी ऑफ वाई। अब एक बात बताओ, सोलवेंट सेम है क्या, हाँ वाटर ही है सोलवेंट, तो के एफ की वैल्यू भी सेम होगी वाटर के लिए, यानी कि मोलैलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ वाई। बात ठीक है क्या, जम रही है? यस मैम। चलो यस मैम। ओके, अब मोलैलिटी का फॉर्मूला सोचो क्या था, गिवन मास कितना दिया हुआ है एक्स के केस में 4 ग्राम, मोलर मास नहीं पता है, ए मानो, ए ही बोला उसने, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा 96, बट इट शुड बी इन केजी, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे। यस यहाँ पे मैम। क्या होगा, गिवन मास, मोलर मास कितना दिया हुआ है क्या, मैम 12 अपॉन 8। निकालना है। यस मैम। और ये कितना हो जाएगा 88 इंटू ऊपर आ जाएगा 1000। तो जब तुम इसका निकालोगे बेटा, वाई तुम बोल रहे हो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यस यानी मैम, 3.27। यस, तो यानी कि इसके अराउंड ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है मेरा, 3 बी। हो जाएगा ना, सिंपल था, कुछ दिक्कत तो नहीं थी। जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हुआ है वैसे वैसे हम चलेंगे। एक ना, अच्छा वो तो ऑस्मोटिक्स है, वो मैं कल कराऊंगी। अच्छा अब है ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें ना बच्चे स्टार्टिंग में ही गलत कर देते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। पहले ऑस्मोसिस की फील दिलाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो लिखना हो तो लिख लेना, वरना तुम्हारी मर्जी है, बाद पे भी लिख लेना, बस ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जरूर लिख लेना। देख ओके बेटा, तुम सबने ना डिफ्यूजन वाला प्रोसेस तो सुना होगा। डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अलग, देखो जितना जरूरी है उतना ही तुम्हें समझना। अलग अलग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनती है, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कॉपर, फेरोसाइनाइड, सेलोफेन, ये सब की मेम्ब्रेन। तो बेसिकली ऑस्मोसिस के लिए ना स्पेशल टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है प्रिपेयर की गई है। अब आपको पता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, नाम से पता चल रहा है सेमी परमेबल मतलब परमिट करना, परमिशन देना अपने अंदर से, है ना, यही मतलब हुआ ना। तो ऑस्मोसिस के लिए ना कुछ स्पेशल टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनती है, आपको पता है उनमें होल्स होते हैं। और बेटा इसकी खासियत क्या है बेटा, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस के लिए बहुत ही प्रोसेस के लिए बहुत ही सही होती है, वो ये होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है ना, वो अपने अंदर से सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को ही पास आउट करती है, और किसी भी तरीके के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास आउट फ्लो नहीं करने देती है। मतलब उसके होल इतने ही होते हैं कि वो अपने अंदर से सिर्फ सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स को ही क्या कर सके, पास कर सके, और जो बड़े बड़े सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या कुछ और इम्प्योरिटीज वगैरह हैं, उनको अपने अंदर से वो पास आउट नहीं करने देती है, अलाउ नहीं करती। तो इसी टाइप की एक स्पेशल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाई जाती है, जिसको हम ऑस्मोसिस में यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आपके पास क्या होगा, देखो पहले मैं आपको समझा देती हूँ अपनी लैंग्वेज में, फिर आपको बुकिश लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी। मेरा सिर्फ ये मतलब है बेटा, तुम्हारे पास इस तरह से बीकर है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, ठीक है, और इसमें छोटे छोटे क्या है, होल्स हैं, ठीक है मेरा बेटा। मान लेते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे ए सोल्यूशन है, यहाँ पे बी सोल्यूशन है। मान लेते हैं जो ए वाले की सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इस सोल्यूशन की C2 है, और मान लेते हैं कि C1 की कंसंट्रेशन मेरा बेटा क्या है, C2 से ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब क्या है, दिमाग पे जोर डालो, सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, सही बोल रही हूँ,
यस मैम। यस मैम। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है कि वहां पे सोल्यूट की अमाउंट जो है मतलब वहां पे पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा है, ठीक है। सोल्यूट की कंसंट्रेशन वहां पे कम हो गई पानी ज्यादा डालने से। आपको पता है ना डाइल्यूशन करने से मोलैरिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो मतलब हमारा जो C1 है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, C2 हमारे पास लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस में क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है और स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। थोड़ा सा इसको फिर समझते हो। आप एक बात बताओ मेरा बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था कि वाटर का वेपर प्रेशर लेट से 100 है, लेट से अगर आप उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हो तो उसका वेपर प्रेशर 100 से कम हो जाता है, मान लो 90 हो, है ना, यही समझते हो आप। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास C2 लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, मतलब वहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है बेटा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है यहाँ पे, यस मैम। और यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है मेरा बेटा, कम है। अब क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि जब ये वेपर, ऑब्वियस ही बात है इसमें ज्यादा वेपर बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा बेटा, इधर देखो, ये स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है। स्पॉन्टेनियस बोले तो अपने आप, जो अपने आप हो रहा हो या थोड़ा सा आप इनिशिएट कर दो अपने आप हो जाए वो प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होता है, कौन से मॉलिक्यूल पास आउट होते हैं, जल्दी से बताओ। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लो कर रहे हैं। कहां से कहां होते हैं बेटा, ध्यान से सुन लो, मूवमेंट कहां से कहां होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोल गई मैं, फ्लो ऑफ, क्या बोल रही हूं मैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से मूवमेंट होगा कहां पे, लो कंसंट्रेशन, जहां पे सॉल्वेंट की लेस कंसंट्रेशन। या तुम ये भी बोल सकते हो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, या तुम ये भी बोल सकते हो फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन साइड टू हाई कंसंट्रेशन साइड, जहां पे सॉल्यूशन की लो कंसंट्रेशन है। यानी कि अगर मैं मोटा मोटी एक ही डेफिनेशन तुम्हें बताऊं वो ज्यादा सही रहेगा कि जहां पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां से क्या होगा मेरा बेटा, फ्लो होगा। कहां से कहां फ्लो होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड। लेकिन मैम इसमें आपका एक क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है, पूछा तो नहीं वैसे किसी ने, मैं बता देती हूँ, आपका ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, मैम आपने बोला कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आप कह रहे हो यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आते हैं, माना कि यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा ए वाली साइड, बट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो फ्लो होना चाहिए। आई किसी के दिमाग में ये बात, आ सकता है ना ये क्वेश्चन दिमाग में तुम लोगों के? यस मैम। बेशक एक जगह सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स तो है ना उसमें, तो दोनों साइड होनी थी, चाहिए थी। आंसर इज यस। ये बच्चों को मालूम ही नहीं होता है और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बना चुका है। वो पूछता है क्योंकि बच्चों को क्या रट्टा होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड, उनको यही रट्टा होता है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, मूवमेंट जो है दोनों तरफ हो रही होती है, मूवमेंट दोनों तरफ हो रही होती है, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है। लेकिन जो नेट फ्लो होता है, नेट फ्लो कहां से कहां होता है मेरा बेटा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। मूवमेंट तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की दोनों ही साइड होगी, लेकिन जो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो होगा आपको कहां से दिखेगा, ज्यादा, जहां पे सॉल्वेंट की ज्यादा कंसंट्रेशन है वहीं से आपको नेट फ्लो देखने को मिलेगा। इसलिए वर्ड यूज किया जाता है बुक्स में, नेट फ्लो। क्या ये डेफिनेशन क्लियर हो गई तुम्हें? यस मैम। यस मैम। जैसे देखो, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, एक ये मैंने फोटो लगाई हुई है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये वाला देखो, इधर क्या है, इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, मान लो ये C1 है, C2 है, तो C1 की कंसंट्रेशन कम है C2 से, तो देखो जो फ्लो है, नेट फ्लो, वो यहाँ से यहाँ हो रहा है, देख पा रहे हो मेरा बेटा?
और ये Yes, देखो ma'am. ये देखो ये खत्म हो रहा है, इसका एक क्या बोल रही हूँ मैं, जहां से आपका सोलवेंट का फ्लो हो रहा है वो वाली साइड देखो, वो खत्म हो रहा है, इसका लेवल बढ़ रहा है। और ये कब तक लेवल बढ़ेगा बेटा, जब तक दोनों का प्रेशर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब तक प्रेशर बराबर नहीं हो जाए तब तक फ्लो होता रहेगा। इसको रोकने के लिए आपको फिर वहां पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन कि ऑस्मोसिस क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन तुम मुझे बताओगे, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन भी तुम लोगों को कराऊंगी वैसा। दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों के लिए ये है बेटा, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी C2, ये वाला केस कंसिडर करो जो फिगर बना हुआ है, C2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन जब अगर सोलवेंट जो फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल है वो C1 से C2 हो रहा है, तो मुझे ये बताओ जब सोलवेंट का फ्लो हो रहा है तो C2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? बताओ, C2 की कंसंट्रेशन कम होगी या ज्यादा होगी जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल C1 से C2 में जा रहे हैं? तो बताओ, सोच के बताओ सारे। निहारिका ट्राई कर बेटा। इशिता, मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना है। मैं ये बोल रही हूँ C1 की कंसंट्रेशन कम है C2 से आयुष, तो यानी कि नेट फ्लो सॉल्वेंट का C1 वाली साइड से ही होगा ना, C1 से C2 की तरफ। तो मैं यही बोल रही हूँ जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा तो C2 की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? सोच के देखो। मैम कम हो जाएगी। कम होगी। हाँ कम होगी, क्यों? क्योंकि अब C2 की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहे हैं, है ना, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है, तो मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना। और जो मैंने ये लाइन पूछी है ना तुमसे, क्वेश्चन है ये जेई 2023 का, अभी मैं दिखाऊंगी तुम्हें। जो मैंने क्वेश्चन बोला है वो जेई 2023 में आया था, ठीक है। उस क्वेश्चन को देख के आप और बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन दे पाओ। चलूं आगे? चलो यस मैम। चलो, ये प्यारा सा डायग्राम है, अगर तुम्हें ये डेफिनेशन लिख लो और ये एकदम से ये क्या बोल रहे हैं इसको, ये डायग्राम बना लो, अच्छा लगेगा तुम्हें, प्यारा सा खूबसूरत सा डायग्राम। और यहाँ पे लिख लेना, मान लो यहाँ पे सॉल्यूशन है, मतलब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड है, और यहाँ पे सॉल्वेंट। बिल्कुल भी अपने माइंड पे बर्डन नहीं देना है ऑस्मोसिस की ना, लोग अलग अलग तरीके की डेफिनेशन बोलते हैं, तुम्हें ज्यादा मगजमारी करनी ही नहीं है, सीधा यही समझो नेट फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड, बस, और कुछ नहीं तुम्हें दिमाग में लाना। इसलिए मैं कभी भी ज्यादा डेफिनेशन नहीं बताती हूँ इसकी। ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। ठीक है, मान लेते हैं अभी ये लेवल क्या है मेरा बेटा, यहाँ पे है दोनों का, ठीक है जी। तो वही है, ऑस्मोसिस क्या होता है, नेट फ्लो कहाँ से कहाँ मिलेगा मेरा बेटा देखने को, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, दिस इज ना नेट फ्लो ना, यही होगा। ठीक है, तो यस यही हो। अब क्या होगा, और ये कब तक जाएगा, जब तक आपका दोनों का वेपर प्रेशर बराबर नहीं हो जाए। क्यों मेरा बेटा, मान लो यहाँ पे सोलवेंट पानी है, मान 100 है इसका, 100 mmHg है इसका वेपर प्रेशर। अब तुमने सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया और इसका वेपर प्रेशर हो गया लेट्स से 80। कितने का डिफरेंस है बेटा? 20 का। 20। और ये तब तक सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा जब तक ये भी कितना ना हो जाए, कितना ना हो जाए, 100 ना हो जाए। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। तो ये लेवल क्या होगा, एक्चुअल में राइज होगा इस तरीके से, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है। और आपकी बुक में एनसीईआरटी में बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा दिया हुआ है कि H कॉलम से ये राइज करेगा, ठीक है, और ऐसा कुछ दिया हुआ है रो GH करके, जो तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो, मैं हालांकि इसको यहाँ तो नहीं पढ़ाना चाहती हूँ, रो GH। और यही एक्चुअल में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अभी मैं आगे चल के इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी, ठीक है। पहले आप इतना समझ लिया क्या? ठीक है, यस मैम। तो आपने क्या क्या समझा मेरा बेटा? 2 चीजें समझी, पहला
कि दोनों साइड मूवमेंट हो रही होती है, लेकिन सोलवेंट मॉलिक्यूल्स की हो रही होती है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होल ही इतने होते हैं कि उसमें से सिर्फ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स ही पास हो। लेकिन जो नेट फ्लो होता है मेरा बेटा, वो कहाँ से कहाँ होता है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट साइड, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है मेरा बेटा कि जब सॉल्वेंट की साइड से, मतलब जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जब वहां से फ्लो हो रहा होगा तो दूसरी साइड पे जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी बेटा? कम हो रही होगी। ठीक है जी। और ये तब तक सॉल्वेंट का आना जाना, मतलब सॉल्वेंट का जाना लगा रहेगा जब तक दोनों का प्रेशर क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम की स्टेज ना आ जाए मेरा बेटा। क्लियर है? यस मैम। चलो यस मैम। आगे चले। चलो यस मैम। अब देखो, थोड़े से ना डेली लाइफ एग्जाम्पल तुम्हें बताती हूँ, ताकि तुम्हें ये ना लगे, क्योंकि अभी भयंकर भयंकर क्वेश्चन के दर्शन करवाने वाली हूँ मैं तुमको, तो पहले थोड़ा सा इजी वाला पोर्शन समझ लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस देखो बहुत सारे ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल है। अगर मैंने सारे बताने लग गई ना, जितने भी है, तो पता चले पूरी क्लास ही उसमें चली गई। तो मेन पढ़ लेते हैं। बस आप मुझे ये बता देना कि ऑस्मोसिस क्या था। कार्तिक है क्या क्लास में? कार्तिक है बेटा? लावण्य? लावण्य? यस मैम। लावण्य, मेरे को बेटा ऑस्मोसिस के बारे में मैंने अभी क्या बताया, क्या डेफिनेशन थी वो मुझे बता दो। Ma'am, osmosis is the flow of solvent from high concentration to low concentration हाई कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? किसकी हाई कंसंट्रेशन? of solution. नो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। Solvent. Yes, ma'am. गलत हो जाएगा। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कभी मत बेटा दूसरी लैंग्वेज में पढ़ना, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी पेपर में, है ना। अगर मान लो उसने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाना चाहा, फंस जाएंगे उसमें। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, ये सबने किया होगा, किशमिश तो सबने खाई है, रेजिन। तो आप लोग क्या करते हैं, रात को उसको ओवरनाइट सोक करके रखते हैं पानी के बोल में, करते हो कि नहीं करते हो? और जब तुम सुबह देखते हो, जब तुम रखते हो तो इतनी छोटी होती है जितनी तुम्हें दिख रही है छोटी, लेकिन जब तुम सुबह देखते हो पानी के बोल में इसको रखते हो, तो वो कितने इतने बड़ा, थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, मोटा हो जाती है ना, है ना। तो होता क्या है इसमें? ऑस्मोसिस ही होता है। क्योंकि बेटा तुम्हारी किशमिश में क्या होता है? शुगर का सोल्यूशन, मतलब शुगर सोल्यूशन होता है, पानी भी होता है, चीनी भी होता है, मतलब। और जो तुम जिस बाउल में रख रहे हो, बोल में रख रहे हो, उसमें क्या वाटर है। और मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है ऑस्मोसिस की? जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यानी कि जो वाटर है, जो बोल में आपने रखा है, अपने कटोरी में रखा है, वो किस में जाएगा? आपका किशमिश में जाएगा। तो यानी कि वो क्या हो जाएगी? स्वेल आउट। हाँ या ना? यस मैम। सिंपल है। अच्छा, एक और एग्जांपल दूं, दो और ले लो। ये किए गार्गल किए कभी? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम किए हैं। तो होता क्या है, जब अपन, वैसे तो अब तो वैसे डॉक्टर इतना सजेस्ट नहीं करते हैं, अब तो हमें थोड़ी दवाई लेनी पड़ती है। बट अगर थोड़ा सा बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है, थोड़ा सा दर्द हो जाता है हमारे गले में, तो हम कर लेते हैं नमक के गरारे, गार्गल जिसको तुम बोलते हो, सॉल्ट वाटर के। तो होता क्या बेटा, पूरी तरीके से तो नहीं मरता है वो बैक्टीरिया, बट इसके पीछे ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन है। ऑस्मोसिस होता है कैसे मेरा बेटा? मान लो ये तुम्हारा गला है, गला, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया वायरस ने हमले किए हुए हैं तुम्हारे गले में, जिसकी वजह से तुम्हारे गले में क्या है मेरा बेटा? पेन है। अब तुम क्या कर रहे हो? ऊपर से पानी पी रहे हो, कौन सा वाला? सॉल्टी वाटर। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, तो तुम सॉल्टी वाटर पी रहे हो। अब यहाँ जो अंदर है, जो बैक्टीरिया की ये जो सेल वॉल है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। जैसे वो किशमिश की जो है ना बाहर की, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो अब क्या होगा बेटा, जो तुम ये अंदर जा रहा है वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जबकि इसके अंदर क्या है? लो कंसंट्रेटेड है ना। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? लो कंसंट्रेशन ऑफ टू हाई कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। चलो मैं इसको ऐसे नहीं बताती, वरना तुम कहोगे कंफ्यूज। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा किसमें है? यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा? अंदर से बाहर होगा ना। तो जैसे ही हमारे अंदर पानी का फ्लो होगा थ्रू ऑस्मोसिस, तो ये वाला जो हमारा बैक्टीरिया वो क्या हो जाएगा? पिचक के मर जाएगा, जिसकी वजह से हमें गले में आराम मिलता है नमक के गार्गल करते वक्त।
दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। बहुत सारी है। ये ले लो, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ये जो अचार तुमने सुना होगा, अचार का। यस मैम। अगर मैं देखो थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊं तो जब अपने मम्मी दादी अचार डालती हैं तो तुमने नोटिस किया होगा, जो वो स्टार्टिंग में डालते तो वो जो अम्बियां होती हैं, अम्बियां वो बिल्कुल ऐसे होती है, थोड़ी सी छोटी छोटी होती है, ठीक है। लेकिन जब थोड़े दिन उनको उसमें जैसे सारी चीजें डाल देते हैं, लाइक वो किलोंजी जिसको बोलते हैं, नमक हो गया, सोल्ट हो गया, तो उसके बाद जब हम थोड़े दिन उसको रखते हैं तो वो ऐसा बड़ा बड़ी सी हो जाती है। किसने नोटिस किया? यस मैम। ये क्या होता है बेसिकली? हाँ, वो भी ऑस्मोसिस का ही होता है, वो भी क्या होता है, ऑस्मोसिस का होता है, ठीक है। कि बड़ी बड़ी नहीं पिचक जाती है, मतलब कैसे बताऊं, जब आप लाते हो कच्ची कैरी लाते हो वैसी होती है, और जब वो बन जाता है अचार तो वैसे हो जाती है छोटी छोटी। तो वो ऑस्मोसिस के कारण होता है, क्योंकि उसको जिसके अंदर रखा हुआ है, जिस बर्नी में रखा हुआ है, वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो ऑस्मोसिस कहाँ से होता है? जो वो अम्बियां है उसकी जो वॉल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो पानी का फ्लो कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? अम्बियों से, उसमें होता है हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी आपको ऐसे छोटी छोटी दिखाई देती है। जब आप उसके अंदर डब्बे में भरते हो तो ऊपर तक हो जाती है, जब थोड़े दिन बाद रखते हो तो वो थोड़ी नीचे मिलती है आपको, ठीक है। तो वो ऑस्मोसिस है। तो अगर आप तो एक क्वेश्चन जेई में पूछा था कि अगर आप आम के अचार को हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा? तो वो श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बेटा? श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी मोटी एप्लीकेशन है जो ध्यान रखना, बस याद है, इसमें मत्था मारने की जरूरत है नहीं। उसके बाद आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या होता है मैम ऑस्मोटिक प्रेशर? देखो यहीं से अपने क्वेश्चन बनेंगे बेटा। देखो मैंने बोला था तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन है, ये तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, ये तुम्हारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और जो बेटा नेट फ्लो हो रहा है वो यहाँ से यहाँ हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है, बट नेट फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है, यही बोला है मैंने। और मान लेते हैं पहले यहाँ पे ये लेवल था, अब क्या हो गया? यहाँ हो गया, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली में जो ये लेवल राइज किया है ना, ये कितना राइज करेगा? मैंने बोला था जब तक प्रेशर बराबर ना हो जाए। एक्चुअली में यही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, यही तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ है, पाई इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो डेफिनेशन वो क्या बोल रहा है कि अगर आपको जो मैं अब बोल रहा हूँ ना वही तुम्हें ध्यान रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा बेटा क्या होता है? जो सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है ना सॉल्यूशन साइड पे, उसको हमें कैसे रोकना पड़ेगा? एक्सटर्नल प्रेशर कुछ मुझे अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्यूशन की साइड पे। एक्सटर्नल प्रेशर मुझे ध्यान से सुनना, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्यूशन साइड पे, ताकि मेरा ऑस्मोसिस वाला जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, यानी कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना क्या हो जाए मेरा बेटा? बंद हो जाए। इस टाइम पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ चुका है। इसी को क्या बोलते हैं मेरा बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। तो क्या हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर मेरा बेटा? जो तुमने इतना प्रेशर अप्लाई किया, सिर्फ इतना प्रेशर अप्लाई करना है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो जो जा रहा है सॉल्यूशन साइड पे वो रुक जाए, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं मेरा बेटा? पाई से डिनोट करते हैं। किससे? पाई से। पाई। और एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को मिला कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है मेरा बेटा, वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ये तुम वैसे भी देख सकते हो। इधर आओ, बताऊं, इधर आओ। मान लो तुमने जो सॉल्यूशन लिया था उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था, ठीक है। अच्छा, पहले सॉल्वेंट का मान लेते हैं वेपर प्रेशर 100 mmHg है, मैंने बताया था ना अभी। लेट से पानी है और इसका मान लो 80 है। एक बात बताओ, अगर तुम और ज्यादा सॉल्यूट डालते जाओगे और ज्यादा कंसंट्रेशन डालते जाओगे तो ये वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, 70, 60। यस मैम। यस मैम। और जितना तुम ये इसको ज्यादा कम करते जाओगे, ये लेयर उतनी ही ऊपर उठती जाएगी, उतना ही प्रेशर तुम्हें फिर अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। फील आई? यस मैम। यानी कि सिंपल सी बात ये है मेरा बेटा, जितना तुम सोल्यूट डालते जाओगे, जितना तुम कंसंट्रेशन जो है बढ़ाते जाओगे, ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेरा बेटा क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और ये भी देखा गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भैया टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। 2024
2023 में क्वेश्चन आया है, अभी दिखाऊंगी। इन दोनों को कंबाइन करके भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जी आते हैं, उनका नाम है आर। क्या नाम है? आर। R. क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है मेरे बेटा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान रखना एटीएम में आप लोगे, सुनो ध्यान से, दिस शुड बी इन एटीएम, एटमॉस्फेयर में लोगे, ये केल्विन में होगा मेरा बेटा। और कंसंट्रेशन किस में लेनी है तुम्हें? मोल पर लीटर में, ये मोलैरिटी है। और ध्यान रखना जो सारी बाकी मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है उसमें मोलैलिटी था, याद आ रहा है? उसमें Yes, ma'am. उसमें मोलैरिटी है। और आर की वैल्यू क्या लोगे आप? 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा घर से पढ़ के आया करो, तुम्हें और मतलब थोड़ा सा मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझाने, ठीक है? तो आर की वैल्यू कितना लोगे? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। सिल्की ठीक है बेटा? सिल्की सिल्की है Ma'am, क्या? C molarity होगा. यस, सी इज मोलैरिटी। सी क्या है? लिखो यहाँ पे सारे बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ बेटा? नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। Yes, ma'am. अब ये W2 क्या है मेरा बेटा? मास ऑफ सोल्यूट। लिखो लिखो, मास ऑफ सोल्यूट। और ये क्या है? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? पाई इज इक्वल टू W2 बाय M2V इंटू R इंटू T बन गया मेरा बेटा। Yes, ma'am. और ये क्या है? जितने भी मैंने तुम्हें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बताई है, क्या तुमने एक चीज नोटिस की? सारी की सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये नोटिस? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। यानी कि इसमें तुम्हें क्या क्या पता चला? एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, सी क्या है यहाँ पे? कंसंट्रेशन है, ध्यान रखना, बाकी सब में मोलैलिटी ले रहे थे, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा आर क्या इसमें लेना है? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर यू शुड टेक। एंड पाई शुड बी इन एटमॉस्फेयर मेरा बेटा, टेम्परेचर केल्विन में लेना है, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। यस और मैम। एक चीज और लिख लेना, ये तुम्हें, ये सबके लिए जो मैं अभी बात बता रही हूँ वो जनरल बात है। वो जनरल बात ये है कि जब तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ये एडवांस में बहुत पूछा जाता है इस पे, अगर तुम्हारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो उसमें ध्यान रखना मोलैरिटी मोलैलिटी के बराबर होती है। ये शायद आपने कभी पढ़ा भी हो अपने एंड से, मोलैरिटी मोलैलिटी के बराबर होती है जब मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करती हूँ। इतना लिख लो, मैं पानी पी लेती हूँ, क्योंकि डेंसिटी 1 हो जाएगी ना उस केस में, तो मोलैरिटी निकालो, मोलैलिटी निकालो, सेम आएगा। इतना कर लो बेटा, फिर मैं आगे बताती हूँ। एंड जो मैंने क्वेश्चन दिए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, वो करके देखे थे तुमने? हुए थे? यस मैम। हाँ, उनमें ना कई कई में क्या था ना, उसमें वो KF की वैल्यू नहीं दे रखी थी किसी में, तो मैंने कहा था वो एक बार देख लेना तुम लोग, और मैंने वो सॉल्यूशन भी भेजा है ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए। आज मैं तुम्हें 2 वो दूंगी, आज मैं तुम्हारी क्लास भी शायद एक्स्ट्रा लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को वॉन्ट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट तो बताना ही बताना है किसी भी हाल में। तो आज मैं तुम्हें 2 DPP और दूंगी, उसमें एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है? चलो अभी ये कर लेते हैं, ठीक है मेरा बेटा? अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सुन लो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? मान लो तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन है, अरे बाबा क्या हो रहा है? हाँ, मान लो तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन है, ठीक है? और आपको पता है 2 सॉल्यूशन है तो उसका कुछ कंसंट्रेशन भी होगा, ठीक है? लेकिन उन दोनों क्या है, ध्यान से सुनना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिनका कंसंट्रेशन क्या होता है? सेम होता है। यानी कि मान लो ये तुम्हारे पास 2 सॉल्यूशन है, ए और बी, दोनों की कंसंट्रेशन मान लो इसकी C1 है C2 है, दोनों की सेम है, क्या यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस होगा? फिर No, ma'am. ऑस्मोसिस तभी होगा जब कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। तो यानी कि जब कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेरा बेटा क्या होगा? सेम। क्लियर है?
यस मैम। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स से इसी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये सॉल्यूशन है, C1 कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से, तो पाई 1 ज्यादा होगा पाई 2 से, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जो पाई 2 है उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो पाई 2 क्या होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा मेरा बेटा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है। हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपरटोनिक में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी कि इसमें पाई 1 वाला जो है उसकी क्या होगी बेटा? हाई कंसंट्रेशन होगी, यानी कि वो क्या होगा? हाइपरटोनिक होगा सॉल्यूशन। क्लियर है मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. आपकी एनसीईआरटी में रेड ब्लड सेल्स वाला कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आपने देखा होगा। आरबीसीज का एग्जांपल दिया हुआ है कि कब वो श्रिंक होगी, कब वो स्वेल होगी, और कब उनके बीच में कोई वो नहीं होगा। तो आरबीसीज में क्या होता है मेरा बेटा? कभी तुमने सुना हो जो हमें इंजेक्शन दिए जाते हैं ना, आरबीसीज की कंसंट्रेशन कितनी होती है? मेरे को चेक करके बताओ। 0.9% होता है क्या? 0.9% NaCl होता है, Yes, कंफर्म ma'am. करके बताओ, है ना? हाँ, तो अगर मान लो 0.9% है, अगर तुम मान लो जो इंजेक्शन ले रहे हो, अगर उसकी कंसंट्रेशन मेरा बेटा 0.9 से कम है, 0.9 से कम है, तो क्या होगा अंदर आरबीसीज में? 0.9 से कम है तो क्या होगा? जो पानी है, मतलब जो हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, वो कहाँ पे जाएगा? आरबीसीज में, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी। हाँ या ना? Yes. अगर ज्यादा कंसंट्रेशन का तुमने ले लिया भैया, ज्यादा कंसंट्रेशन का ले लिया इंजेक्शन, तो क्या होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, तो आपकी क्या हो जाएगी? पिचक जाएंगे आरबीसीज, जिसको आप प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हो। बायो वाले बच्चों को ज्यादा मालूम होगा, ये प्लाज्मोलिसिस बोलते हो। तुम्हें ज्यादा वो नहीं करने की जरूरत है, तुम्हारे में नहीं, नीट में पूछते हैं क्वेश्चन, तुम्हारे में इतना नहीं पूछते। लेकिन अगर तुमने बराबर कंसंट्रेशन का भेजा है जो हमें रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे क्या होगा? नो ऑस्मोसिस, नो ऑस्मोसिस। जैसे तुमने ये एग वाले एग्जांपल देख रहे हो, एक एग को तो तुमने किसी में नहीं रखा, एक एग को रखा तुमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन कम है जिस सॉल्यूशन में रखा है, और एक को तुमने रखा हाइपरटोनिक में जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होगा? जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पे ये अंडा पिचक जाएगा, और जहाँ पे कंसंट्रेशन कम है वहां पे ये स्वेल आउट हो जाएगा। ऑस्मोसिस इज द रीजन। बोलो हाँ या ना? अब तो आई Yes, होप ऑस्मोसिस एकदम क्लियर हो गया होगा। है क्या पंगा ये ऑस्मोसिस? Yes, ma'am. जल्दी से अच्छा हैंड रेस करो जल्दी से। यस मैम, क्लियर है, आगे चलो, क्योंकि अभी क्वेश्चन करने हैं अपने को। जल्दी से करो हैंड रेस, किस किस का क्लियर हो गया, ताकि हम आगे चलें। अरे क्या बात है, ओहो, तुम्हारा ऐसा इकलौता बैच है जिसमें आधे से ज्यादा बच्चों ने हाथ खड़े किए। क्या बात है, प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा। चलो, अब तुम्हें क्या करना है बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस, आरो 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 आरो। अच्छा, एक चीज बताती हूँ तुम्हें, मैं ना पता क्या बोलती हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस में, आरओ में, गंदे पानी से हमें साफ पानी मिलता है। यही तुम होता है ना, आरओ में भी गंदे पानी से अपने को साफ पानी मिलता है ना? रिवर्स ऑस्मोसिस ही तो होता है ये। आपके जो अगर घर में आरओ लगा हुआ है अपने, तो वहां पे क्या होता है? जो हमारा वो टंकी का पानी है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, वहीं से तो क्या होता है, हमारा जो आरओ होता है उसमें बहुत सारे होते हैं ना, कॉलम्स होते हैं। कि एक तो इम्प्योरिटी को चिपकाने वाला कॉलम होता है कि वहां पे सारी इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है? तो वहां पे कई बार होता है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास आउट होते हैं, तो कई बार जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए वो भी हमें नहीं मिल पाते हैं, तभी आरओ का पानी अच्छा होता है, ये तो सारे बोलते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो आपका रिवर्स जो आरओ होता है घर पे, वो इसी प्रोसेस पे जो है काम करता है कि गंदे पानी से हमें साफ पानी मिलता है। अब ये मिलता कैसे है? होता कुछ भी नहीं है। अगर बेटा आपको पता है, अभी मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर बताया था, वो क्या बताया था कि कितना मिनिमम प्रेशर आप अप्लाई करो कि सॉल्वेंट का फ्लो जो है वो रुक जाए, है ना? लेकिन अगर मान लो बेटा, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर लगा देते हैं,
अगर मान लो आपका पी एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो जाता है सॉल्यूशन की साइड पे, तो क्या होगा? सॉल्वेंट का फ्लो कहां से कहां होने लग जाएगा मेरा बेटा? सॉल्यूशन साइड से होने लग जाएगा। तो जो आपका गंदा पानी है वो क्या हो रहा है? साफ हो रहा है। और ये कैसा प्रोसेस होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप तो नहीं हो रहा ना? बताओ, घर का आरओ अपने आप चलता है क्या? नहीं मैम, No, ma'am. इसे चलता है, बिजली से चलता है। ठीक है, सिंपल, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता भी नहीं। चलूं आगे? यस मैम। अब है इंपॉर्टेंट केसेस। हेडिंग डालो मेरा बेटा, इंपॉर्टेंट केसेस। हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट केसेस। यहाँ से ना क्वेश्चन आने लग गए हैं, पहले नहीं आते थे बट आने लग गया। एक 3 साल पहले आया था क्वेश्चन, एक अभी रिसेंट आया। तो इंपॉर्टेंट केसेस में मेरा बेटा सारे बच्चे लिखेंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास अलग अलग सोल्यूशन है, लेट्स से सोल्यूशन ए बी सी है, मान लो सोल्यूशन ए बी है, बी भी है, सोल्यूशन सी। इन सब की कंसंट्रेशन अलग अलग ही होगी, ए बी सी, दोनों को, तीनों को मिलाया गया है। अभी मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, क्वेश्चन आएगा, कहाँ गया, ये आएगा, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं बताऊंगी। मान लो अलग अलग सोल्यूशन है मेरा बेटा, उनको मिलाया गया है, ठीक है। लेट्स से उनकी कंसंट्रेशन कितनी है मेरा बेटा? C1 C2 C3, ठीक है, डिफरेंट सोल्यूशन है। तो पाई क्या हो जाएगा बेटा? पाई हमारा क्या होता था? CRT। अब क्या हो जाएगा वो? C टोटल RT, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और C टोटल का मतलब क्या है? C कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो ऐसे लिख दूं मैं, N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू सो ऑन RT डिवाइडेड बाय V टोटल। यस और नो? यस मैम। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ से बन गया। अभी एक क्वेश्चन जस्ट मैं इसका सोल्व भी कराऊंगी सो दैट तुम्हें और क्लियर हो जाए, ठीक है। दूसरा बनता है बेटा, याद करो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि मान लो तुम्हारे पास सोल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी M1 है, V1 है। जब आप 2 या 2 से ज्यादा सोल्यूशन को मिक्स कर देते हो तो उस केस में जो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर आता था वो अपना आता था M1 V1 M2 V2 M3 V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 आता था। यही था ना? यस मैम। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन ए है मेरा बेटा, उसका कंसंट्रेशन C1 है, वॉल्यूम V1 है। जब आप इसमें सोल्यूशन बी को मिला रहे हो तो इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम कितना है मेरा बेटा? C2 है और V2 है, ठीक है। तो और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है और पाई2 है। तो जैसे वहां पे हम मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो मिक्सचर का ऑस्मोटिक प्रेशर है सोल्यूशन का, वो कितना हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर इनटू R इनटू T, हाँ या ना? यस मैम। तो ये कितना होता था? M1 V1। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा बेटा? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ C1 V1 प्लस C2 V2 इनटू RT। यस और नो? यस मैम। देखो मेरा बेटा, Yes, ma'am. हो जाएगा V1 प्लस V2। इसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ? इसको मैं थोड़ा सा, देखो इसको इरेज कर, आप लिख लेना, मेरे को इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, जगह नहीं है। तो पाई ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा मेरा बेटा? ध्यान से देखो, पाई1, क्योंकि C1 RT क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना पाई1। तो पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, हाँ या ना? यस मैम। अब तुम्हें ये क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है या ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मैं बताऊंगी कहाँ पे क्या लगाना है, डोंट वरी, अभी क्वेश्चन आएगा। पहले आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए मेरा बेटा। अगर नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में पूछा हुआ है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो ऊपर वाला लगा लेना। अगर मान लो दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, और अगर मान लो जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर 1 से ज्यादा दिया हो तो आप वहां पे ये वाला लगा लेना, ठीक है जी। रिजुल, तनीषा ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। क्रिश, Yes, ma'am. कृष्णा एंड साक्षी। अभिषेक तो लेट ज्वाइन किया। ओन, प्रेम, और कौन है यहाँ पे? आर्यन, दीक्षांत, अक्षिता, और अभी गुंजन। बेटा आपने, क्योंकि फर्स्ट डे है आपका, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रही हो समझने में, तो आप प्लीज अपना बैकलॉग जो है कवर करो। अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो ज्यादा टेंशन लेने की लोड नहीं है, अभी ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है तो ज्यादा मुश्किल आएगी नहीं आप, ठीक है बेटा? चल,
Okay, ma'am. क्वेश्चन करें ट्राई 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है बेटा, और इसके बाद मोन्टो फैक्टर भी करना अपने को। चलो भाई आज तो लग जाते हैं हम लोग। चलो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है क्लास का। पहले आप इसको अपने एंड से रीड करेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ। पहले आप इसको अपने एंड से रीड करेंगे मेरा बेटा, उसके बाद मैं बताती हूँ। चलो करो सारे। और एक चीज मैं थोड़ी सी बताना चाहती हूँ, स्पेशली जो ये न्यूमेरिकल वाले चैप्टर होते हैं, जितने आप क्वेश्चंस करोगे ना बेटा, उतनी नई नई मतलब उतनी आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट भी यूज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ थ्योरी करना डिफरेंट थिंग, बट क्वेश्चन अब तुम देखना, क्वेश्चन में तुम्हें इतनी इतनी नई नई चीजें पता लगेगी। वेरी गुड सिल्की, वेरी गुड बेटा। चलो करो, बाकी सारे करो। वेरी गुड दिव्यांश। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ो। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का सबसे इजी क्वेश्चन बनाना हुआ एग्जामिनर को, तो वो यहाँ से मतलब ऐसा टाइप का देगा। तनीषा कैसे किया बेटा? मैम इसमें सबसे पहले कंसंट्रेशन निकाली, मोल्स अपॉन वॉल्यूम करके, उसके बाद हाँ। आर और टी की वैल्यू पुट कर दो। वेरी गुड। कितना आ रहा है मैम 4.48। अब देखो तुमने इसमें ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यूज कर नहीं सकते, बिकॉज 4.48 और 5 में बहुत ही ना के बराबर डिफरेंस है। ठीक है मेरा बेटा। चलो सॉल्यूशन दिया हुआ है सुक्रोज का, इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.4 ग्राम ऑफ 8 पर लीटर, यानी कि वॉल्यूम 1 लीटर है। व्हाट इज इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बेटा, इजी पीजी सवाल। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। कितना है गिवन मास? 68.4। मोलर मास कितना है मेरा बेटा? 342। आर कितना है? 0.082। टेम्परेचर कितना है मेरा बेटा? 273। ट्राई करो कि यूनिट साथ लिखा करो। इससे क्या होता है ना, यूनिट साथ लिखने से आपको पता लग जाता है कि तुम्हारा क्वेश्चन जो है तुम सही सोल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे। क्रॉस चेकिंग हो जाती है अगर तुम यूनिट भी साथ लिखते हो। तो बस यू हैव टू सोल्व दिस। मेरा काम यहीं तक था, कॉन्सेप्ट बताना, आगे 4.48 निकालना तुम्हारी जिम्मेवारी। ठीक है जी? यस मैम। ओके आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था अभी 2024 में, लिखा हुआ है ना 29 जनवरी शिफ्ट 1। चलो अब बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। अप्रोच देखा करो सबसे पहले। कभी भी आपको ये नहीं सोचना कि हमारा आंसर आएगा या नहीं। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि वेदर योर अप्रोच इज करेक्ट और नॉट। अगर तुम्हारी अप्रोच सही है तो क्वेश्चन निकल ही जाता है केमिस्ट्री में। क्या लग रहा है, क्या फॉर्मूला लगाऊं? अक्षिता है? अक्षिता नहीं, अनुराग है। साक्षी, अनुराग, कनक, दिव्यांश, रितिका नहीं, रितिका नहीं, शीता। हाँ क्या लग रहा है मेरा बेटा?
इशिता ही बताएगी। इशिता एक काम करो, स्टेटमेंट को रीड कर बेटा, क्वेश्चन को रीड करो अभी मेरे सामने। Yes, ma'am. The पढ़ना osmotic pressure of dilute solution is 7 into 10 raised to the 5 Pascal at 273 Kelvin. Osmotic pressure of the same solution at 283 Kelvin is dash into 10 raised to the 4 Newton meter inverse square. अच्छा ठीक है, यानी कि पास्कल में बताना है, और तुम्हें पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल ही होता है, ठीक है। चलो अब तुम खुद बताओ इशिता कि यहाँ पे अपने को क्या क्या गिवन है, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, पाई 1 मान लो इसको। Yes, ma'am. Pi 1 is equal to 7 into 10 raised to power 5 और T1 और क्या दिया हुआ है अपने को? 273 Kelvin. ठीक है, T1 अच्छा निकालना temperature क्या है? record. हाँ और क्या दे रखा है बताओ मेरे को। Pi 2. T2 T2 दिया हुआ है, T2 वेरी गुड। है। निकालना क्या है, निकालना क्या है? Pi2 Pi बस आ गया। Pi 2. तुम यूं ही घबराते हो। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें नहीं बताया पाई इज इक्वल टू CRT होता है। अब वो कह रहे सोल्यूशन सेम है, यानी कि कंसंट्रेशन Yes, सेम है उसकी दोनों सोल्यूशन की, और आर तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। T. तो बस लगा दो, Yes. पाई 1 बाय पाई 2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। अब तुम्हारे पास पाई 1 है, पाई 2 निकालना है, T1 है, T2 है, निकल नहीं जाएगा? क्या Yes, ma'am. कहते हो बताओ? चलो निकालो कितना आ रहा है। मैम इसका आंसर 71 73 आ रहा होगा बेटा, इसका 72.56 आएगा एग्जैक्ट। तो इसको राउंड ऑफ करके मैंने 73 लिख दिया। एक बार चेक कर लेना, कोई बात नहीं। इसका जो आंसर एनटीए ने जो आंसर की थी उसमें 73 है। मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. मैम हाँ मेरा बेटा बोलो। मैम मेरा आंसर 72.57 आ रहा है। कितना आ रहा है? 72. 57। हाँ कोई बात नहीं, उन्होंने जो नियरेस्ट इंटीजर पूछा था मेरा बेटा, तो यहाँ पे 73 पुट कर 73 टाइप करना था, ठीक है। 72.56 को 72 मत करके आना, 73 लिख के आना, ठीक है। क्या बोल रहे हो? 72 पॉइंट समथिंग, हाँ 72 पॉइंट समथिंग ही आएगा। उसको नियरेस्ट इंटीजर में ही लिखना था, क्योंकि डेसिमल वाला कोई अलाउ ही नहीं होता उसमें। उसमें नियरेस्ट इंटीजर ही आपको टाइप करना पड़ता है। तो ये 73 वहां पे आपको लिख के आना। अब देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, यहाँ बहुत बच्चे फंसेंगे। कुछ बच्चे 72 भी लिख के आएंगे और उनका हो जाएगा गलत, ठीक है। क्लियर है? हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बड़ा ही चंगा क्वेश्चन है भाई, चंगा चंगा क्वेश्चन है। इसका ना स्लोप तुम्हें दिया नहीं हुआ था। स्लोप मैं बता देती हूँ। इस रिएक्शन का जो, इस ग्राफ का जो स्लोप था ना, इसमें जहां से मैंने इसको लिया है ना, वहां पे दिया नहीं था। 6 into 10⁻⁻4 है। सेम क्वेश्चन इस बार नीट में भी आया था, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है जेई का। पढ़ना इसको क्या बोल रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पीवीसी, पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड इन साइक्लोहेक्सेनोन। ग्राफ प्लॉट किया गया है। आपसे पूछा है मोलर मास ऑफ पीवीसी, मोलर मास ऑफ पीवीसी। सबसे पहले मुझे ये बताओ पाई का फॉर्मूला क्या होता है? CRT CRT। CRT कंसंट्रेशन क्या होता है मेरा बेटा? number of moles upon mass of solution। हाँ, और नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है जी, mass इनटू R इनटू T, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, जो ये W, ध्यान से सुनना, जो ये W2/V है इसको अलग निकाल लो, और RT बाय, ये मैंने तुम्हें थ्योरी में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं सोची थी क्वेश्चन ही करा दूं। तो ये W2/V होता है ना बेटा, इसको आप C डैश कंसिडर करो, और ये हो जाएगा RT/M2। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने C डैश को C माना हुआ है, इट्स ओके। एक बात बताओ, इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया गया ना, वो π/C वर्सेस C के बीच में ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, बट π/C और कंसंट्रेशन में तो कोई हो ही नहीं है, जुगाड़बाजी नहीं है। मतलब कहने का मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है, कांस्टेंट है ना। अगर मान लो मैं C डैश को यहाँ ले आऊं
तो वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज थोड़ी ना हो रहा है, वो तो कांस्टेंट है ना, मतलब ग्राफ ऐसे आना चाहिए था मेरा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ऐसे है ना, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते हो तो, है ना। Yes, ma'am. बट इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है पाई बाय सी का, तो यहाँ पे क्या करना है ना, इवन ये मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, फिर मैंने इसको पूरा देखा कि इन्होंने आंसर क्या दिया है। तो इन्होंने पता है क्या किया हुआ है, ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या किया हुआ है ना, इन्होंने पाई बाय सी नहीं ले रखा, इन्होंने पाई वर्सेस सी का ग्राफ बनाया हुआ है। जब तुम पाई वर्सेस सी का ग्राफ बनाओगे ना, ओनली देन स्ट्रेट लाइन विल ऑब्टेन, तभी सिर्फ स्ट्रेट लाइन आएगी अगर तुम ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन लेते हो। तो अगर तुम उससे सॉल्व करोगे ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर। अगर ये वाई एक्सिस पे है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, स्लोप हो जाएगा, समझे। तो दिस इज योर स्लोप। स्लोप क्या है हमारा, ध्यान से देखो, स्लोप क्या है, आर टी बाई m2, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है मेरा बेटा, क्या यहाँ 6 से into मोलर 10 मास raised to निकाल power लोगे, minus. क्या तुम यहाँ से मोलर मास निकाल लोगे, तो यानी कि निकाल Yes, लोगे, ma'am. मुझे पता है, इसका आंसर भी मैं बता देती हूँ, 41,500 आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, मैंने सिर्फ क्वेश्चन इसलिए दिया है तुम लोगों को कि जब भी वो एग्जामिनर बोले कि ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है, तो वहां पे जो स्लोप होता है बेटा वो क्या होता है, आरटी बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट होता है, आरटी बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है जी, तो यहाँ से तुम जो है अपना क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, देखो उसने क्या किया, इन दोनों को वो कांस्टेंट मान लिया कि मास और वॉल्यूम। m2 इसलिए नहीं लिया मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि वो तो आपको निकालना ही था, समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, ये Yes, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, नो डाउट, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाई, क्योंकि आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, तो इसको प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन लगाओ, ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा, करो इस क्वेश्चन को। हम्म, हो रहा है, ये वाला तो आसान है। आवाज आ रही है ना मेरी, कर रहे हो, Yes, ma'am. yes, ma'am. हाँ देखो, Yes. करो करो, कोई नहीं, टेक योर टाइम। अब यहाँ पे वो वाला काम आएगा तुम्हारा, पाई इज इक्वल टू सी टोटल आर टी वाला, पता चल गया होगा। Yes, ma'am. चलो करो फिर। Yes.
चलो अप्रोच बता दो, कौन बताएगा मुझे? बस अप्रोच बता दो, सोल्व कर लेना। कौन बताएगा? निहारिका, मैम पाई इक्वल्स टू मैम पाई, क्या बोल रहे हो बेटा? मैम की पाई को इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इंटू RT हो जाएगा। यस, ऐसे कर लो। पाई क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू RT, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। यस मैम। N1 क्या हो जाएगा? Yes. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, कितना आ जाएगा? 0.6/60। यस और मैम। आपका दूसरा क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना दिया हुआ है? 1.8/180 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे यहाँ से तुम लोगों के। आर तुम्हें दे रखा है, नहीं भी दे रखा हो तो पता होना चाहिए। टी को Yes, केल्विन में चेंज कर लेना, कितना हो जाएगा ये? 300। मैम 300 हाँ, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है अपने को? दिया हुआ है कि 100 ml, लेकिन ध्यान रखना 100 ml. कंसंट्रेशन, क्योंकि मोलैरिटी है ये, तो इट शुड बी इन लीटर, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना फिर। यस मैम, 0.1 आ रहा है। ठीक है, कितना टोटल आंसर कितना आ रहा है? मैम पाई मैम 4.92. 236। मतलब इतना 4.92 के आसपास। 4.92. हो जाएगा सोल्व? कुछ मुश्किल, ये तो हो जाएगा ना, Yes, ma'am. इजी था। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। सारे ये जेई के ही हैं क्वेश्चन। और एक चीज बताऊं तुम्हें, क्या बोलते हैं, जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स होते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा जो जेई में क्वेश्चन आते हैं ना, वो नरेंद्र अवस्थी की बुक से आते हैं, यूकेयू चेपा चेपी, कॉपी पेस्ट। 2024 में ना, अप्रैल वाली शिफ्ट में 3 क्वेश्चन सॉल्यूशन के मैंने अलग अलग शिफ्ट में देखे हैं, जो यूं का यूं नरेंद्र अवस्थी में से कॉपी पेस्ट करके आया है। तो मतलब बहुत अच्छी बुक है ये प्रैक्टिस के लिए। बट तुम लोग पहले जेई के कर लेना पीवाईक्यूज, टाइम होगा तो देखना, अभी तो फिलहाल इस पे ही फोकस करो। इसका हालांकि मैंने आंसर भी दिया हुआ है, ए ऑप्शन आएगा, तो पहले तुम चेक करो ए आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, ma'am. Answer is 210 gram per mole आ रहा है. वेरी गुड गुनगुन। गुनगुन नाम है ना आपका? Yes, ma'am. गुनगुन, ठीक है। बाकी भी एक बार चेक करें बेटा। आइसोटोनिक वाला सवाल है ना, हाँ ये बहुत पॉपुलर है बेटा, रहता है पेपर में। आया किसी का? 5.25% मतलब क्या हुआ? 5.25 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन। ऐसे 1.5% मतलब क्या हुआ? 1.5 ग्राम इन 100 ml। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? दोनों ही सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है मेरा बेटा? बराबर 6। ठीक है, तो बस कर लो फिर, C1 = C2 हो जाएगा ये तो। यस मैम। RT तो कैंसिल आउट हो जाएगा। C1 = C2। C1 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि गिवन मास बाय गिवन मास कितना है? 5.25। एंड मोलर मास पता है क्या? नो मैम। नहीं पता, वही तो मैम वही फाइंड करना. निकालना है। तो मान लेते हैं M2 है, वॉल्यूम 100 ml है, 100 नॉट 1000, 100 ml है। C2 क्या है? 1.5 ग्राम हो जाएगा। गिवन मास बाय मोलर मास यूरिया का 60 होता है, और वॉल्यूम 100 होता है। तो ये तो क्या, अरे ये तो आ गया, सिंपल था ये तो। यस मैम। मैम 210 ही आ रहा है।
चलो जल्दी से मुझे हैंड रेस करके बताओ, यस मैम आ गया है, चलो आगे बढ़ो, क्योंकि आज अपने को वॉन्ट ऑफ फैक्टर किसी भी हाल में निपटाना है। मतलब पूरा तो नहीं निपटेगा, क्वेश्चन शायद रह जाएंगे, बट हाँ एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को तो पता चलेगा। ओके तो देयर आर 10 स्टूडेंट। ओके 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आ गया। बेटा जो बाकी के 10 या 5-6 जितने बच्चे हैं, हाँ ऑलमोस्ट सबका आ गया। भाई तुम्हारा बैच तो बड़ा होशियार है, ये तुम कर लेना मेरा बेटा, ठीक है। दिस इज योर वर्क वाला पार्ट, ठीक है। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू कैन डू इट बाय योर ओन, ठीक है। इसमें बस पता है क्या, इसमें वॉल्यूम इन्होंने अलग कर दिया, कहाँ गया वॉल्यूम अलग कर दिया, बाकी सब सेम है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और ध्यान रखना 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होते, तो थोड़ा सा यूनिट का इस पे ध्यान दे देना। चलो आगे। यस मैम। चलो अब आते हैं हम फाइनली वॉन्ट ऑफ फैक्टर एंड वी हैव कितने मिनट्स हैं अभी, 15-20 मिनट। अब देखो वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता क्या है, व्हाई वी स्टडी वॉन्ट ऑफ फैक्टर, व्हाई वी स्टडी दिस आयोटा वाला पार्ट जो कि तुम मैथ्स में पढ़ती हो, ठीक है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर तो बेसिकली होता क्या, प्लीज ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है, इसका मैं 1 मोल ले रही, ध्यान से सुनना। इसको मैं पानी में डाल दूंगी मेरा बेटा, तो ये ग्लूकोज ही रहेगा ना, टूट तो नहीं जाएगा ना। C6+ में है ना 12H+, इसमें तो नहीं टूट जाएगा। तो एक बात बताओ, ग्लूकोज को पानी में मिलाने के बाद भी ये 1 मोल ही रहेगा, हाँ या ना। यानी कि मेरा बेटा अगर मैं कोई ऑब्जर्वर है, मान लो मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, जो थ्योरेटिकल सोल्यूट पार्टिकल है, थ्योरेटिकल मतलब जो मुझे दिख रहा है, मैं क्या ऑब्जर्व करूँ, तो मुझे 1 ही मोल दिख रहा है ग्लूकोज का। अगर मान लो ऑब्जर्व किया जाए या एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो भी कितना मिलेगा, 1 मोल ही मिलेगा, हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, ये तो हो गया आपका ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे वाले इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो कि डिसोसिएट नहीं होते हैं पानी में जाकर, ठीक है। मान लेते हैं, मैं अब एक एग्जांपल लेती हूँ, NaCl, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो इक्विलिब्रियम में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे ही बेटा मैं इसको पानी में डालूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, Na+ और Cl- मिलेगा। एक बात बताओ, जब मैं इसका 1 मोल लेके चल रही हूँ तो मुझे Na+ का भी 1 मोल मिलेगा, Cl- का भी 1 मोल मिलेगा, यस और नो। यस मैम। चलो मान लो मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ, मतलब थ्योरेटिकल अगर मैं देख रही हूँ तो थ्योरेटिकल मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि 1 मोल मुझे मिल रहा है, मतलब 1-1 मिल रहा है ना। मैं इसको 2 नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी भैया 1 मोल Na का है और 1 मोल Cl- का है, यानी कि 1 मोल ही मिल रहा है अगर मैं टोटल कंसिडर ना करूं, ठीक है। लेकिन बेटा जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना, तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ना इसको 1 ना मान के इसको क्या देखा, टोटल देखा कि टोटल आयंस कितने मिल रहे हैं सॉल्यूशन के। तो क्या मिला हमें, बोलो हाँ या ना, 2 मोल्स मिले। यस मैम। तो सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं फिर बोल रही हूँ कि जब देखा ना कि टोटल ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो उन्होंने इसको टोटल आयंस कंसिडर किया। क्योंकि मेरा बेटा याद करो, जब मैं तुम्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझा रही थी तो मैंने कहा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। तो यानी कि इसको मतलब है कि कितने पानी में जो भी सॉल्वेंट आप ले रहे हो XYZ, उसमें कितने सोल्यूट पार्टिकल्स मिल रहे हैं हमें आफ्टर डिसोसिएशन। क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स जितने होंगे हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इफेक्ट होगी उससे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस मैम। तो यहाँ पे सारे बच्चे नोट डाल के एक लाइन लिखेंगे, मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तुम लोग लिखिए, मतलब तुम लोग लिखो some solute particles, लिखो सारे बच्चे, some solute particles have tendency to dissociate or associate in a particular solvent. लिखो कुछ सोल्यूट की क्या बेटा, कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स की क्या टेंडेंसी होती है कि वो पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब कोई भी अगर मान लो सॉल्वेंट ले लेती हूँ, किसी सॉल्वेंट में वो डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखते हैं, किसी सॉल्वेंट में वो एसोसिएट मतलब जुड़ने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है बेटा
इसी की वजह से क्या होता है, लिखो ड्यू टू दिस, इसी की वजह से मैं लिख देती हूँ ड्यू टू दिस नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड solute particle is different from number of theoretical solute particle. ठीक है, मतलब कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है एसोसिएट और डिसोसिएट करने की, जिसकी वजह से ऑब्जर्व्ड सोल्यूट पार्टिकल्स में देखने में और थ्योरेटिकल वाले में डिफरेंस आता है। और अगर इसमें डिफरेंस आ गया तो मतलब अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो आप वैल्यूज निकाल के आ रहे थे, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर वाली से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, रिलेटिव लोविंग ऑफ वेपर प्रेशर से, अब वो वैसा नहीं आएगा, अब कुछ डिफरेंस निकल के आएगा। मानते हो या नहीं मानते हो? यस। और अगर मेरा बेटा आपने नोटिस किया हो, अभी तक मैंने जितने भी तुम्हें क्वेश्चन कराए हैं, मैंने कहीं पे भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया था। याद करो, लिया था मैंने? ऐसे कोई नहीं लिया था, क्योंकि अगर मैं वहां पे इलेक्ट्रोलाइट ले लेती तो वहां पे वॉन्टो फैक्टर का रोल आ जाता, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करवाए ही नहीं थे, इसलिए ये अलग टॉपिक इसको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट पेज पे, इसको मत लिखना अभी, लिखो एक बार। जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ऑब्जर्व, वो क्या होंगे, वॉन्टो फैक्टर इनटू थ्योरेटिकल। मतलब मेरा बेटा कहने का ये है कि जो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स थ्योरेटिकल आ रहे हैं, अगर तुम उसको वॉन्टो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, जो एक्सपेरिमेंटली नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व किए हैं, यानी कि वॉन्टो फैक्टर क्या आ जाएगा, वॉन्टो फैक्टर आ जाएगा मेरा बेटा n ऑब्जर्व बाय n थ्योरेटिकल। ठीक है, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटली, थ्योरेटिकल मतलब जो हमने कैलकुलेट किया। अगर इसको मोलर मास की टर्म्स में बोलोगे तो क्या लिखोगे, मोलर मास ऑफ थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑब्जर्व। हाँ या ना? और इसी ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास को हम एबनॉर्मल मोलर मास भी बोलते हैं, मतलब जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कुछ अलग आ रहा है। एक बात बताओ, ध्यान से सोचना, अगर हमारा एक्सपेरिमेंटली, ध्यान से सुनना, अगर हमारे, या तो ये बोलूं मैं, अगर हमारे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है। हाँ या ना? देखो, अगर मेरे पास नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जो डिसोसिएट हुए हैं सॉल्वेंट में, अगर वो ज्यादा है तो जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। और मोलर मास क्या होगा फिर उनका, कब होगा? ठीक है, तो हमें यही देखना है कि कोई अगर इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हो तो ऑब्वियस ही बात है उसका डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन की वजह से उसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेंगे या घटेंगे, एंड उसकी करस्पॉन्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी क्या आएगा मेरा बेटा, चेंज आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. अब आप लिखेंगे ये वाली जो ऊपर वो लिखा हुआ है, वॉन्टो फैक्टर क्या होता है, ये लिखेंगे सारे बच्चे। वॉन्टो फैक्टर क्या होता है ये लिखेंगे, इसका मतलब फॉर्मूला, मोल्स ऑफ पार्टिकल इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और ओसिएशन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड। मतलब टोटल कितने सोल्यूट आप लेके चले थे, उसमें से कितने पार्टिकल सॉल्यूशन में रह गए डिसोसिएशन के बाद, अगर डिसोसिएशन हो रहा है और एसोसिएशन हो रहा है, कितने मोल्स लेके चले थे, उसमें से कितने आपको डिसोसिएशन के बाद मिले या एसोसिएशन के बाद मिले, ये आपके पास मेरा बेटा होता है वॉन्टो फैक्टर। ठीक है, अगर मेरा बेटा तुम्हारी वॉन्टो फैक्टर, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डीपीपी का, आज ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये किस केस में होता है मेरा बेटा, डिसोसिएशन के केस में। ध्यान रखना, डिसोसिएशन के केस में वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम निकालेंगे कैसे इसको, अभी मैं सिखाती हूँ। अगर तुम्हारा बेटा आयोटा की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब मैं बार बार आयोटा बोल रही हूँ, दिस इज वॉन्टो फैक्टर, तो वो किसके लिए होगा मेरा बेटा, एसोसिएशन के लिए। एसोसिएशन मतलब जुड़ना। थक तो नहीं लेना, थक तो नहीं गए? नो मैम। और अगर आयोटा की वैल्यू 1 है, वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू 1 है, तो उसमें नो डिसोसिएशन
और नो एसोसिएशन। क्लियर है मेरा बेटा? और अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, अपन ने अभी तक जितने भी 4 लेक्चर इस पे स्पेंड किए, वहां पे सब में आयोटा की वैल्यू 1 रही होगी, तभी मैंने वहां पे कहीं पे बात ही नहीं की बॉन्ड ऑफ फैक्टर की। वहां पे कहीं इलेक्ट्रोलाइट था, या तो हम यूरिया ले रहे थे, या सुक्रोज ले रहे थे, या ग्लूकोज ले रहे थे, या अल्कोहल ले रहे थे, और ये सारे के सारे क्या थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, मतलब डिसोसिएट नहीं होते हैं पानी में। समझे? चलो Yes, ma'am. चलो इसको लिख लो, फिर आगे हम एक छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। लिख लिया? Yes, ma'am. शाबाश। पानी वानी पीना है पी लो, पानी वानी पीना है पी लो बेटा। सबसे पहला केस है डिसोसिएशन। सबसे पहला केस है मेरा बेटा डिसोसिएशन। तो मान लेते हैं हमारे पास AN है, कोई सोल्यूट है, वो डिसोसिएट हो रहा है n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, मेरे पास AN है, वो डिसोसिएट हो रहा है Na में। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम आएगा इसमें, क्योंकि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड इसके सवाल पूछे जाते हैं बना के। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा टाइम 0 पे इसका जो कंसंट्रेशन है लेट्स से C है, और ये कुछ भी नहीं हो। ये अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ना कि मान लो टाइम 0 पे कंसंट्रेशन C है और ये तो कुछ बना ही नहीं होगा प्रोडक्ट। टाइम T पे मान लेते हैं इसमें से कुछ डिसोसिएट होगा, कितना? C अल्फा। याद करो अल्फा क्या हुआ करता था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद करो बेटा, ये याद करना पड़ेगा। अल्फा क्या हुआ करता था मेरा बेटा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइंड होता था 1 मोल के लिए। अगर किसी ने पढ़ा है ढंग से तो ये डिफाइन होता था पर मोल के लिए। अगर यहाँ पे बेटा मैं 1 मोल ले लेती तो 1 मोल में से अल्फा जाता, 2 लेती तो 2 मोल में से 2 अल्फा जाते, C ले रही हूँ तो C अल्फा जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. आप इसको कंसंट्रेशन बोलो, मोल बोलो, अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो ये कितना बना होगा बेटा? C अल्फा ही बना होगा, NC अल्फा बना होगा, सॉरी, है ना? अगर AN से Na बन रहा है तो C अल्फा जब गया तो ये कितना बन रहा होगा? NC अल्फा नहीं बन रहा होगा? बोलो मेरा बेटा। Yes, ma'am. देखो 1 से N बन रहा है तो C अल्फा से कितना बनेगा? NC अल्फा। इसी करके समझ लो। अच्छा, अब वोंटो फैक्टर क्या था मेरा बेटा? वोंटो फैक्टर क्या था? कितने मोल्स लेके चले स्टार्टिंग में C, उनमें से कितने मिले आफ्टर डिसोसिएशन? तो मुझे एक तो ये मिला और एक ये मिला, हाँ या ना? Yes, ma'am. बस तो फिर हो यस गया। मैम। अब इसको मैथ्स के तो तुम स्टूडेंट हो ही, जल्दी से सॉल्व करो। क्या C कॉमन ले लो, इसमें से C कॉमन ले लो, नीचे C है, कैंसिल आउट करो और तुम्हारा फाइनल आ जाएगा 1 + N-1 अल्फा। देखो ये आ रहा है क्या? अल्फा क्या मैं लिख देती हूँ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बस 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लूंगी बेटा। और N क्या है? नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड, क्योंकि डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम। और आयोटा तो आपको पता ही है वोंटो फैक्टर है। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. आ गया ये सबका? Yes. बेटा अच्छे अच्छे एडवांस के क्वेश्चन सोल्व होते हैं इन सारे फॉर्मूले से। चलो आगे चलूं? हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। चलो एग्जाम्पल कहाँ से आ गया? अच्छा, जैसे कि चलो एग्जाम्पल बता देती हूँ। मान लो तुम्हारे पास NaCl है, या तुम्हारे पास पोटेशियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, और यहाँ पे AlCl3 है। ठीक है मेरा बेटा? अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि यहाँ पे वोंटो फैक्टर क्या होगा अगर 100% डिसोसिएशन है, ध्यान रखना बेटा, अगर तुम्हें पेपर में कुछ मेंशन नहीं किया जाए तो समझ लेना 100% डिसोसिएशन होगा, उस केस में अल्फा 1 होगा। तो तुम्हें क्या देखना है? सिर्फ कितने नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट होंगे सॉल्यूशन में। कितने होंगे? Na+ और Cl- 2 होंगे। बोलो। Yes, ma'am. और यहाँ पे कितने होंगे? 2K+, साथ साथ बोलते जाओ मेरे, थकना नहीं है। 2K+ प्लस SO4 2- 3 होंगे। इसमें कितने होंगे मेरा बेटा? 2Al3+ प्लस 3 सल्फेटाइन कितने होंगे मेरा बेटा? 5 होंगे। Yes, ma'am. डिसोसिएट करने आना चाहिए फिर।
एंड इसमें कितने होंगे बेटा, Al3 प्लस प्लस 3Cl नेगेटिव, कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें अल्फा की वैल्यू गिवन हो, लेट्स से पेपर में अल्फा की वैल्यू गिवन हो, तो वोंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, वोंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ये वाला। कितना आ जाएगा मेरे को बताओ, कितनी वैल्यू आ जाएगी, कोई मुझे बताएगा। अगर अल्फा गिवन है तो वोंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा NaCl के लिए, 1 प्लस, जल्दी बोलो, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा ना, अल्फा ये नहीं आ जाएगा, क्या हो गया, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? देखो एक बार, n कितना है मेरा बेटा, कितने आयंस मिल रहे हैं डिसोसिएशन के बाद NaCl के, टोटल 2। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तुम बताओ सारे बच्चे, आयुष K2SO4 का बता बेटा। 1 प्लस 2 अल्फा। हाँ, सिल्की आप ये बताओ बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट का। मैम 1 प्लस 4 अल्फा। वेरी गुड, और इसका बताओ AlCl3 का। मैम 1 प्लस 3 अल्फा। बस, ठीक है। अगर पेपर में कुछ भी मेंशन लिख लो, इफ नथिंग इज मेंशन, if nothing is mentioned, then consider 100% dissociation। ठीक है जी, चलो अब इसके बाद आते हैं एसोसिएशन वाला केस, लिख लिया सबने? यस मैम। चलो Yes, ma'am. इसके बाद आते हैं केस 2। मान लेते हैं हमारे पास n मॉलिक्यूल्स ऑफ A हैं, अब वो आपस में क्या हो रहे हैं, प्यार मोहब्बत हो रही है, एसोसिएट हो रहे हैं, मान लो वो जुड़ के AN बना लेते हैं, लेट्स से, ठीक है। तो वही सेम टाइम t0 पे मान लेते हैं ये C है, C मोल है, ये 0 है। मान लेते हैं टाइम t पे इसमें से कुछ गया होगा, तो कितना जाएगा, C माइनस C अल्फा। तो ये कितना बना होगा बताना मेरे को, अगर n से 1 बन रहा है तो C अल्फा से कितना बनेगा, C अल्फा बाय n, तो ये कितना बन जाएगा, C अल्फा बाय n। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? नो मैम। तो वोंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में कितना लेके चले, C, एसोसिएशन के बाद कितना मिला, C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाय n, क्योंकि ये भी तो मिल गया ना, इतना तो बच गया, इतना हमें मिला, तो टोटल मैंने कर दिया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा कितना आएगा, 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 अल्फा। इसको सोल्व करके देख लेना, यही आएगा। n क्या है मेरा बेटा, अब यहाँ पे n वो नहीं है नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट, अब यहाँ पे क्या है, n क्या है बेटा, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ, हाँ, एसोसिएट, एसोसिएट। जैसे कि मेरा बेटा अगर 2A A2, तो मुझे ये बताओ कितने मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, 2 ना, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 2। का मतलब होता है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन मतलब क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल आपस में मतलब जुड़ के डाइमर बना लिया, 2 ने किया ना। अगर मान लो ये होता 3A, तुम्हें A3 मिल रहा है, तो कितने मॉलिक्यूल आपस में जुड़े एसोसिएट हुए हैं, 3, तो n की वैल्यू क्या हो जाती, 3। इसको हम बोलते हैं ट्राइमराइजेशन। क्या बोलते हैं मेरा बेटा, ट्राइमराइजेशन। अगर मान लो ये होता 4A से A2, नहीं सॉरी A4, तो यहाँ पे क्या होता है N4, यानी कि ये है टेट्रामराइजेशन। क्लियर है? यस मैम। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसमें क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में n क्या था, n था कितने मॉलिक्यूल, कितने आयंस मिलेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। ये क्या है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपके एसोसिएट हो रहे हैं। अगर डाइमराइजेशन वर्ड यूज किया हुआ है एग्जामिनर ने तो 2 लोगे, ट्राई दिया हुआ है तो 3 बोलोगे, टेट्रा बोला हुआ है तो 4 लोगे। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बोलती हूँ, बताती हूँ। जो आपका एसिटिक एसिड होता है ना मेरा बेटा, एसिटिक एसिड वो पानी में तो डिसोसिएट होता है, एक जेई 2024 का क्वेश्चन आया था यहाँ से, बट एसोसिएट इन बेंजीन। तो सोलवेंट पे डिपेंड करता है कि कौन एसोसिएट होगा और डिसोसिएट होगा। कैसे होता है बेटा एसोसिएट, इसमें ध्यान से देखो। एसिटिक एसिड ये होता है ना हमारे पास CH3
COOH ऐसा होता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. तो देखो एक और मॉलिक्यूल ले लेती हूँ मैं, CH3 COO, एक मिनट यहाँ पे OH ले लेती हूँ, एक सेकेंड, OH एक मैंने गलत बना दिया, एक सेकेंड, CCH3 COOH। तो ये देखो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कैन यू सी दैट? ये देखो इस तरीके से, तो ये डाइमर बनता है इस तरीके से। ऐसे ही अगर मैं मान लो बेंजोइक एसिड ले लेती हूँ, देखा है सबने बेंजोइक एसिड, C6H5 COOH, तो उसमें भी यही होता है, उसमें भी यही होता है बेटा। इस तरीके से वो भी क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है, उसमें एसोसिएट हो जाता है, किसमें, बेंजीन में। ठीक है मेरा बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर लोगे? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन करके देखो, इसमें आपसे पूछा है वॉन्ट ऑफ फैक्टर पूछा है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, इसके लिए अब देखो कुछ भी मेंशन नहीं है ना, 100% डिसोसिएशन कंसीडर करो इसका। इसको तोड़ना आता है इसको, हालांकि वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हो। इसको देखो डिसोसिएट करने आ रहा है, 3K+ तो बाहर निकाल दो, और जो ये अंदर का कॉम्प्लेक्स है ये वैसे, और तुम कोऑर्डिनेशन में ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ोगे, उसमें आएगा ये। कितने मिल रहे हैं आयंस? मैम 4। 4। तो इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा मेरा बेटा? क्लियर है? 4. Yes, ma'am. ठीक है, ये तो आप कर लोगे, ये होमवर्क हो जाएगा। ये वाला करना, घबराना नहीं है, जितना मैंने बताया उसको यूज करते हुए इसको सॉल्व कीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है ना, चलो निकालो इसको। आ रहा है कुछ? फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का? बताओ। वॉन्ट ऑफ फैक्टर मेरा बेटा, डिग्री ऑफ जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आप जो बोल रहे हो डिसोसिएशन के केस में, क्या मैंने डिराइव करवाया वो कोई मुझे बताएगा? वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, जल्दी से बोलो, 1 प्लस मैम 1 n - 1 into alpha. अल्फा आपको निकालना ही है, और वॉन्ट ऑफ फैक्टर आपको दिया ही हुआ है 2.74। आपको क्या पता करना है? एन पता करना है। बताओ कितना आ रहा है एन? मैम 3। तो यानी 3 - 1 2 अल्फा, तो 2 अल्फा कितना आ जाएगा? 1.74। तो ये अल्फा कितना आ जाएगा? 1.74/2, यानी कि कितना आ जाएगा ये? 0.87। आपको परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100 कर देना, हो जाएगा। यस मैम। Yes, ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा एक चीज और लिख लो, यहाँ पे लिख लो, जितनी भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी थी? एक तो ये थी P0 - PS डिवाइडेड बाय P0, काई ऑफ सोल्यूट था ना। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा? वॉन्ट ऑफ फैक्टर लग जाएगा। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी रिवाइज मॉडिफाई कर दो। इसको और कैसे लिख सकते हो? वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू, अगर मान लो इसको नंबर ऑफ सोल्यूट लिखोगे तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान रखना वॉन्ट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना मत भूलना मेरा बेटा, यहाँ से और इसको, ये एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। Yes, ma'am. और मेरा बेटा ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवाल आता है, हमेशा आप मोन्टो फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे, बेशक वो 1 ही क्यों ना, क्योंकि हमारी हैबिट नहीं होती है, क्योंकि हमने पहले इतने सारे क्वेश्चन वो लगा लिए जहां पे मोन्टो फैक्टर नहीं आ रहा था, तो हम पेपर में ना चाहते हुए भूल जाएंगे। तो इसीलिए आप अपनी हैबिट बना लेंगे कि जब भी क्वेश्चन को देखेंगे वहां पे मोन्टो फैक्टर से क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई जरूर करके चलेंगे। ठीक है। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मोन्टो फैक्टर इंटू केबी इंटू मोलैलिटी। ठीक है। थर्ड क्या बन जाएगा, डेल्टा टीएफ मोन्टो फैक्टर इंटू केएफ इंटू एम। और फोर्थ बन जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आयोटा सी इंटू आर। और आयोटा सबको पता है कैसे निकालना है, अगर डिसोसिएशन हुआ तो मोन्टो फैक्टर इज इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फा, और अगर एसोसिएशन हुआ तो 1 + 1/n-1 इंटू। ठीक है जी। Yes, ma'am. ये देखो, ये क्वेश्चन करो, कितना मजेदार क्वेश्चन है ना मेरा बेटा, 2023 में आया था, मेरा फेवरेट क्वेश्चन। अभी सिर्फ क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन कर लेते, कितने करें, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, थोड़े से 1-2 कर लेते हैं, बाकी फिर कल यहीं से कंटिन्यू करूंगी, कल कंप्लीट हो जाएगा ये। देख बस ये कर लो, पहले पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ लो। नंबर ऑफ पेयर ऑफ सॉल्यूशन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तुम्हें वो पेयर्स बताने हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, यानी कि आर और टी तो सेम ही रहेगा। तुम्हें क्या देखना है, किसका प्रोडक्ट चेक करना है, आयोटा इंटू सी का प्रोडक्ट देखना है। चेक करो, 2 मिनट ले लो इस क्वेश्चन में, 2 मिनट ले लो। हालांकि ये क्वेश्चन ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इन्होंने इंटीग्रेट करके दिया है, बट कर लोगे तुम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार ट्राई करके देखो। और तुम्हें इंटीजर में देना था ये आंसर, बस यही कर लो, बाकी करेंगे, आज बहुत ज्यादा ही हो गया। तो बाकी वैसे मैं तुम्हें वो भेज दूंगी, क्या नाम है उसका, टीपीपी भेज दूंगी, हो जाए तो ठीक है, वरना कल तो अपन क्वेश्चन और लगाएंगे ही लगाएंगे। चलो मिलके करते हैं ना, मिलके करते हैं, तुम मेरे साथ साथ करो, है ना। चलो फर्स्ट वाला देखो मेरा बेटा, क्या फर्स्ट वाले पेयर हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सोच लो, चलो मैं निकाल के बताती हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5, और आयोटा इस केस में 1 लोगे, यानी कि ये 0.5 है। एंड केबीआर में बेटा कंसंट्रेशन 0.25 है, और आयोटा की वैल्यू जल्दी बताओ कितनी है, Ma'am, 2. तो ये कितनी आ जाएगी, 0.5, यानी कि फर्स्ट वाला तो है। Yes, ma'am. चलो सेकंड वाले पे मूव करते हैं मेरा बेटा। कंसंट्रेशन 0.1 है, और वो कितना है इसका मोन्टो फैक्टर, 5. 5. 4 पोटेशियम और 1 वो मिल जाएगा आपको, तो 5। और इसका देखो, जब बेटा ये तुम्हारा मोहर सोल्ट है, वैसे तो ये कोऑर्डिनेशन में आता है, देखो जब तुम इसको डिसोसिएट करोगे तो एक आयरन 2+ मिलेगा, है ना, और 1 मिलेगा, 2 अमोनियम आयन मिलेंगे और 2 सल्फेट आयन मिलेंगे, तो टोटल कितने मिले, 5। तो ये Yes, भी ma'am. होगा। अब आओ 3 पे, देखना एक बार 3 चेक करना है क्या, No, ma'am. ये No, कितना बन ma'am. जाएगा, 0.25, और ये कितना बन रहा है, 0. ना ये तो नहीं है, हटा दो, देखते ही हटा दो, ये तो बन ही नहीं रहा है। Yes, ma'am. फोर्थ चेक करो, इसको मैं थर्ड को हटा भी दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अच्छा फोर्थ चेक करो सारे बच्चे, Yes, ma'am. 15, Yes, ma'am. 0.15 NaCl के नाम का 2, तो ये बन जाएगा 0.30, एंड PaCl2 के नाम का 3.30। यस मैम, ये भी बन रहा है, बढ़िया। फिफ्थ देखो बन रहा है क्या, Yes, ma'am. ये भी बन रहा है। अच्छा तो 0.02 के ये कितने मिलेंगे तुम्हें, 3 तो Cl मिलेंगे, 1 पोटेशियम मिलेगा और 1 मैग्नीशियम, तो ये कितने हो गए, 5। तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, 0.10, और ये कितना बन जाएगा 0.05 KCl के नाम का 2। यस, तो ये भी मिलेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होना था फिर, 1 2 3 4 4।
मैम 1 2 4 5 1 2 4 5 4 5 ठीक है, एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना, ठीक किया ना अपन ने, कहीं पता चले गड़बड़बाजी करती हो। 2 2 4 5 ठीक है, 4 आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, ओके, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, ठीक है, करेंगे, दोबारा लूंगी मैं इन क्वेश्चन को, और पीपीपी मैं शेयर कर दूंगी तुम्हारे। वोंट ऑफ फैक्टर की मैं तुम्हें दूंगी, अराउंड 30 क्वेश्चन दूंगी, 25-30 करके देख लेना, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कल के बाद तो हो ही जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, आज के लिए आई गेस इतना बहुत, मैंने बहुत देर क्लास ले ली तुम लोगों की। मजा आया? कैसा टॉपिक था? Yes, ma'am. मजेदार था। मजेदार था ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है टॉपिक। ठीक है, एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग क्लास में मोस्टली बच्चे जो हैं बैठे रहे, सिर्फ 4 बच्चों ने क्लास ली